नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग चर्चा कर रहे थे इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंधों के ऊपर। उसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय हमने चुना है वह है इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध या इतिहास और अर्थशास्त्र के मध्य संबंध। मित्रों, यजुर्वेद के एक मंत्र के अनुसार अर्थ समस्त लोक व्यवहारों का मूल है, अर्थात बिना अर्थ के हम लोक व्यवहार नहीं निभा सकते। बिना अर्थ के जीवन के पहिए की गाड़ी चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मित्रों, इतिहास और अर्थशास्त्र के मध्य बहुत गहरा संबंध है। इस पर बहुत सारे जो इतिहास के विचारक हैं, इतिहास के जो दार्शनिक हैं, उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया है और उन सब के विचारों का परीक्षण करते हुए, उन सब के विचारों का विश्लेषण करते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि इतिहास और अर्थशास्त्र के मध्य क्या संबंध है। और विशेष करके मैं भारतीय संदर्भ में भी इसकी चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, हमारे यहाँ जैसा कि आप सब लोग पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थों के बारे में। 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो दूसरा पुरुषार्थ जो है वो अर्थ है। अर्थ बहुत आवश्यक है, अर्थ का उपार्जन आवश्यक है। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में भी गृहस्थ आश्रम में अर्थ के उपार्जन को आवश्यक माना गया है और ये अर्थ का उपार्जन अच्छे सम्यक तरीक़ों से हो। ऐसा न हो कि गलत तरीक़ों से अर्थ का उपार्जन किया जाए, अर्थात अच्छे साधनों से अर्थ के उपार्जन को स्वीकृति दी गई है, जिससे कि हम जीवन में गृहस्थ आश्रम में होने वाले यज्ञों का संपूर्ण रूप से उनको निभा सकें, यानी कि यज्ञों को पूर्ण कर सकें। जो 5 महायज्ञ होते हैं, जो प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। भगवद गीता में भी अर्थ उपार्जन करने वाले व्यक्ति को राजसी प्रवृत्ति वाला बताया गया है। मित्रों, आज इतिहास की अनेक शाखाएं हैं। इतिहास का दायरा बहुत बढ़ गया है, इतिहास का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। जब हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो हम आर्थिक इतिहास के बारे में भी उसका वर्गीकरण करते हैं, आर्थिक इतिहास के रूप में भी उसका वर्गीकरण करते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने इतिहास की दिशा और दशा तय करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि सारी गतिविधियों का मूल जो है वो अर्थ ही होता है। तो इसीलिए बहुत सारे विचारकों ने, कार्ल मार्क्स हों, चाहे काम्टे हों, बकल हों, ब्यूरी हों, H.L. फिशर हैं, इसी तरह से एडम स्मिथ हैं, इन लोगों ने आर्थिक इतिहास के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हमेशा समाज में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाया करती है। फिर उन्होंने सर्वहारा वर्ग के क्रांति की बात की, सोशलिज्म की बात की, समाजवाद की बात की। इसी तरह से अगर आप देखें तो एडम स्मिथ की बात हम करें तो एडम स्मिथ, जो कि एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे और दार्शनिक भी थे, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह से प्रत्येक देश अपने धन का सही ढंग से उपयोग करके, अपने ढंग का सम्यक तरीके से उपयोग करके प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। मित्रों, हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारे लोगों ने आर्थिक इतिहास पर अध्ययन किया। जैसे जी.एल. अध्या साहब ने अर्ली इंडियन इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारत में होने वाली हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया है। इसी तरह से हमारे यहाँ कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
लिखी गई, जिसमें जो कि 2 वॉल्यूम्स में है, जिसमें मध्यकाल में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पूरा वर्णन किया गया है। इसी तरह से R.C. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास का विवेचन किया गया है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का उन्होंने प्रतिपादन किया। इसी तरह से C.A. बेली ने रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स नामक पुस्तक लिखी। साथ ही साथ उन्होंने और भी आर्थिक इतिहास पे बहुत सारे काम किया। आंद्रे विंक हैं, सब्यसाची भट्टाचार्य हैं, रजनी पाम दत्त हैं जिन्होंने इंडिया टुडे नामक बहुत मशहूर पुस्तक लिखी, हिरेन मुखर्जी हैं, D.D. कोसाम्बी हैं। तो इन इतिहासकारों ने केवल राजनीतिक इतिहास को ही इतिहास नहीं माना, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मानव जीवन की जो प्रमुख गतिविधियां होती हैं, उन प्रमुख गतिविधियों में सबसे प्रमुख गतिविधि आर्थिक गतिविधि होती है, जिसके आधार पर ही बाकी सारी गतिविधियां क्या होंगी, कैसे होंगी, उनका निर्धारण होता है। क्योंकि अर्थ जो है वो किसी भी देश को अगर हम एक रथ मान लें तो उस रथ के पहिया है, बिना पहिए के जैसे रथ नहीं चल सकता, इसी तरह से बिना अर्थ के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज हर देश के संपन्नता का जो पैमाना है वो अर्थ ही है। हम कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री, तो इनका जो मानदंड है, इनका मानदंड भी जो है वो अर्थव्यवस्था भी ही है। अभी आप देखिए, अभी जो कुछ चल रहा है वर्तमान में चाइना और भारत के बीच में जो तनाव है, चीन पीछे क्यों हटा? चीन पीछे इसीलिए हटा कि जब भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और दूसरे देशों ने भी उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने की चेतावनी दी, तभी जा कर के वो पीछे हटा, क्योंकि उसको व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो इस तरह से किसी देश के इतिहास और इतिहास और अर्थशास्त्र में बहुत गहरा संबंध होता है। मित्रों, हम वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए, वर्ल्ड वार, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, उनके कारणों में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी आर्थिक कारणों ने, जिसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और व्यापार वाणिज्य। अगर हम इन सब को देखें तो इनका सम्यक तरह से परीक्षण करें तो हम यही पाएंगे कि विश्व युद्ध के कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण थे वो आर्थिक कारण थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लालच का कोई अंत नहीं है। हर देश जो है वो अधिक से अधिक संपन्न होना चाहता था और सारी दुनिया पे अपना कब्जा कर लेना चाहता था। आप देखें, विश्व युद्ध के बाद 1929 की जो आर्थिक मंदी आई, आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया किस तरह से परेशान रही, और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से सारे देशों ने कुछ नए नए नियम, कुछ आर्थिक नियम लागू किए, अपने यहाँ अपनी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन किए। अमेरिका में आप देखें, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे, उन्होंने न्यू डील पॉलिसी लागू की। न्यू डील पॉलिसी पर भी मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसको आप विस्तार से चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से आर्थिक मंदी से उस समय जो देश थे वो निकल पाए बाहर। आप देखिए, बहुत सारी समस्याएं, अगर आप देखें कि मनुष्य की लालच ने ही दास प्रथा को जन्म दिया। अफ्रीका का विभाजन कर लिया यूरोप के देशों ने, अमेरिका वगैरह ने, और ये लोग जो है वहाँ से दासों को भी पकड़ पकड़ के ले आए अपने यहाँ, उनसे अपने यहाँ उनको विभिन्न कामों में लगाया, उनको खेती बाड़ी के कामों में लगाया। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अंत में अमेरिका में एक गृह युद्ध हुआ, जिसमें अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में जो वहाँ के दास लोग थे, जो काले लोग थे, उनको विजय मिली। तब जाके उनकी स्थिति में परिवर्तन आया। तो ये आर्थिक इतिहास की ही देन है मित्रों। इसी तरह से आप देखिए, दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई, तो अमेरिका की क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण आर्थिक कारण ही था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा आपको याद होगा, जो अमेरिका की क्रांति में लगाया जाता था। इसी तरह से आप देखिए, फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में क्रांति के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण फ्यूडलिज्म था। निरंकुश राजतंत्र वगैरह तो था ही, लेकिन वहाँ के जो कानून थे, फ्रांस के जो कानून थे, फ्रांस की जो सामाजिक दशा थी,
उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे, वो किस तरह से वहाँ के किसानों का, मजदूरों का, मध्य वर्ग का शोषण करते थे, इन सब से आप लोग परिचित हैं। ठीक यही बात जो है आप रूस की क्रांति में भी देख सकते हैं। वहाँ भी रूस की क्रांति में जनता का नारा क्या था? जनता का नारा जो था वो रोटी, लोग रोटी मांग रहे थे, बिना रोटी के जीवित रहना मुश्किल है। तो इसलिए रूस की क्रांति के पीछे भी आर्थिक कारण थे। और आप देखें कि रूस की क्रांति के बाद उसके जो परिणाम हुए, उसने केवल रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करें। और आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। उसके पीछे भी जो शीत युद्ध चला, उसके पीछे भी जो कारण थे वो कहीं न कहीं आर्थिक कारण ही थे। तो मित्रों, आर्थिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आर्थिक इतिहास में हमारा फोकस बहुत सारी चीज़ों पे होता है। ये ठीक है कि हम राजाओं महाराजाओं की उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बहादुरी के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बिना आर्थिक इतिहास के विश्लेषण के इतिहास की जो प्रगति होती है वो अधूरी रहती है। मित्रों, आर्थिक इतिहास में हमारा फोकस होता है एग्रीकल्चर पे, कृषि, क्योंकि आप देखें कि अत्यंत प्राचीन काल से जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि ही था। तो कृषि, कैसे लोग खेती बाड़ी करते थे, उसके क्या तरीके थे, क्या वो मौसम के ऊपर निर्भर थे, सिंचाई की कैसी व्यवस्था थी, कटाई, मड़ाई, दवाई, इन सब की क्या व्यवस्था थी, खाद बीज वगैरह कैसे प्रयोग किया जाता था, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की जाती थी, ये प्रागैतिहासिक काल से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी तरह से किसानों के बारे में हम पढ़ते हैं, किसानों की क्या दशा थी, व्यापार और वाणिज्य कैसे पूरी दुनिया में फैला, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, कौन कौन से उद्योग लगाए गए और उद्योगों को लगाने के पीछे कारण क्या थे, कहाँ पे कौन से उद्योग सक्सेसफुल हो सकते थे, सफल हो सकते थे, कहाँ पे क्या कौन से उद्योग कृषि आधारित थे, कौन से उद्योग जो थे वो कृषि पे आधारित नहीं थे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अपने इतिहास में। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे कैसे सड़कें बनी, कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती थी, कौन से किन किन नगरों को जोड़ती थी, व्यापार वाणिज्य में उनका क्या महत्व था, रास्तों की सुरक्षा वगैरह की क्या व्यवस्था की गई थी शासकों के बारे में। तो इन सब के बारे में आगे चल करके आधुनिक काल में रेलवे लाइनें बिछाई गई, रेलवे लाइनों को बिछाने के पीछे क्या क्या कारण था, कहाँ कहाँ स्टेशन बनाए गए, कौन कौन से स्थानों को रेलवे लाइनों से जोड़ा जाता था, डाक तार वगैरह की व्यवस्था हुई जिससे कि अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो इन सब के बारे में हमारा फोकस होता है। इसी तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हम लोग कौन सी वस्तुएं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक निर्यात करते रहे हैं, कौन सी वस्तुओं का आयात करते हैं। निर्यात और आयात का जो बैलेंस है वही ये निर्धारित करता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, किस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। इसमें हम लोग टैक्स सिस्टम के बारे में भी आर्थिक इतिहास में पढ़ते हैं, यानी कि भूमि कर है, विभिन्न कालों में क्या भूमि कर होता था, कैसे लगाया जाता था, कैसे उसका निर्धारण किया जाता था, भूमि की पैमाइश कराई जाती थी और उपज के आधार पर कर लगाया जाता था या सीधे सीधे कर लगा दिया जाता था। और भी जो दूसरे टैक्सेस थे तरह तरह के, हाउस टैक्स है, ग्रेजिंग टैक्स है और मनोरंजन कर है, व्यापार कर है, सीमा शुल्क है, सेल्स टैक्स है। तो तमाम तरह के टैक्स थे जिनकी बहुत बड़ी संख्या थी। सिंचाई कर है, तो ये कैसे लगाए जाते थे, इन सब के बारे में हम आर्थिक इतिहास में ही पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे, आप देखिए बहुत सारे जो क्रांतियाँ हुई जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रांतियाँ थे जिन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। जैसे आप देखें कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे कहते हैं यूरोप में कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति क्यों हुई? क्योंकि कृषि क्रांति के पहले एक तकनीकी क्रांति हुई थी। तकनीकी क्रांति में बहुत सारी मशीनों वगैरह का आविष्कार हुआ। नतीजा ये हुआ कि खेती वगैरह जो है वो मशीनों से होने लगी और धीरे धीरे हम देखते हैं कि
उसके कारण उपज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उपज बढ़ गई तो इसके कारण एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जिसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो गई। अब औद्योगिक क्रांति के बाद नए नए बाज़ारों की ज़रूरत पड़ी। नतीजा यह हुआ कि भौगोलिक खोजें करवाई गई और पूरी दुनिया में नए नए रास्ते खोजे गए। दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हुई, एक दूसरे से जुड़ी। जैसे वास्को डी गामा भारत आया, मैगेलन जो है वो फिलीपींस में गया, कोई अमेरिका पहुंच गया, अमेरिको या कोलंबस। तो ऐसे बहुत सारे रास्तों की खोज हुई। नतीजा ये हुआ कि जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ताकतवर देश थे, जो सशक्त देश थे, उन्होंने बहुत सारे कमज़ोर देशों को अपनी कॉलोनी बना ली और इससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। अब कार्ल मार्क्स ने कहा भी है कि इम्पीरियलिज्म को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात जो साम्राज्यवाद है वो उपनिवेशवाद की चरम अवस्था है। तो मित्रों, इन्हीं ने बहुत सारे आंदोलनों का जन्म दिया, जैसे लेबर मूवमेंट्स वगैरह शुरू हुए। आगे चल कर के आप देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट आए, फैक्ट्रियों में बहुत सारे नए नए कानून बने, ट्रेड यूनियंस वगैरह बने, और तो तमाम इस तरह के जो परिवर्तन आए इतिहास में, उन सब का कारण क्या था? उन सब का कारण यही आर्थिक गतिविधियां थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतिहास और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आर्थिक इतिहास को आप अलग कर दीजिए इतिहास में से तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। आज का जो इतिहासकार है, आज का इतिहासकार इतिहास लेखन में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वगैरह का भी प्रयोग करता है। वो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के द्वारा यह दर्शाता है कि मनुष्य ने किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की, किस समय। अब जैसे किस समय का बाजार, मुगल काल में बाजार भाव क्या था, आधुनिक काल में बाजार भाव क्या है, प्राचीन काल में बाजार भाव क्या है, पहले जनसंख्या क्या थी, कितनी जनसंख्या थी, आज की जनसंख्या क्या है, कितना परिवर्तन आया, कितना नहीं आया, रुपए वगैरह के मूल्य में कितनी गिरावट आई, महंगाई दर पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई, बजट क्या होता है, किस तरह से बजट पास किया जाता है, और फिर दो देशों में आर्थिक संबंध जो होते हैं वो किस तरह से उनके कूटनीतिक और साथ ही साथ राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आजकल का इतिहासकार जो है इन पर फोकस करके आज का इतिहासकार जो है वो किसी भी समस्या के बारे में जब विश्लेषण करने लगता है, उसके बारे में निष्कर्ष निकालने लगता है, तो आर्थिक इतिहास को भी वो ध्यान में रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्थिक कारण इसके पीछे जिम्मेदार हो। इसी तरह से मित्रों, बहुत सारी बातें हैं जो अर्थव्यवस्था और इतिहास से संबंधित हैं, जिनके बारे में बातचीत की जा सकती है। और मेरा विचार है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जैसे कि किताबों वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक हूँ, तो इसलिए एक शिक्षक की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं कि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि समस्त जो मनुष्य की जो लोक व्यवहार है, समस्त लोक व्यवहार का जो मूल है वो अर्थ है, जो कि यजुर्वेद के एक मंत्र में लिखा गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में एकदम प्राचीन काल से, वैदिक युग से ही अर्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। इसी तरह से पूरी दुनिया में आज अगर हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करके गए यहाँ से, तो अर्थ के कारण ही गए। मुग़ल यहाँ पे आए तो क्यों आए थे? उसके पीछे भी आर्थिक कारण ही थे। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर इतने आक्रमण किए तो क्यों किए? उसके पीछे भी आर्थिक कारण थे। प्राचीन काल में बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आए तो क्यों आए? उसके पीछे भी आर्थिक कारण थे। ऐसा नहीं था कि केवल साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ समृद्धि की भी आवश्यकता होती है। उस समृद्धि की खोज में लोग यहाँ आए थे। तो मित्रों, उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से पूरे लेक्चर को सुना। नमस्कार, शुभ दिवस।